आइए स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग की जो हम डिफाइन करते हैं द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इफेक्ट है और उसका जो कॉज है, उसकी जो एक्चुअली जिसकी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो चीज़ होती है, जो नुकसान होता है, वो एक्चुअली होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को जानने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या होती है? वार्मिंग का मतलब आप जानते हैं हीट होना, यानी किसी चीज़ का टेम्परेचर राइज होना। तो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का। तो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली हर साल हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहे हैं। पहले किसी ज़माने में इतनी गर्मियों में टेम्परेचर एटलीस्ट 45 to 49 सेल्सियस तक नहीं पहुंचता था, मैक्सिमम वो 40 सेल्सियस तक पहुंच जाता था। सो हर साल जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो ये चीज़ एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। तो आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एक्चुअली क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानने के लिए हमें पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, सूरज में यानी सन में दो किस्म की रेडिएशन होती हैं। एक होती है अल्ट्रावायलेट रेस, दूसरी होती है इंफ्रारेड रेस। अब ये दोनों जब आती हैं ज़मीन की तरफ, जैसे ये अर्थ की तरफ आ रही हैं तो रास्ते में है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि स्टूडेंट अगर ओजोन लेयर ना हो और अल्ट्रावायलेट रेस ज़मीन पर आ जाए तो ये कैंसर भी कॉज कर सकती है, खतरनाक रेडिएशन होती है। आप याद रखें स्टूडेंट कि इंफ्रारेड रेस वो एब्जॉर्ब नहीं होती ओजोन लेयर से, तो वो अर्थ पे जाके आ जाती हैं और ये आके टकराती हैं अर्थ से और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो एक्चुअली इसको वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाना चाहिए जहां से ये आई हैं, क्योंकि अर्थ पे आके रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं टकराने के बाद। लेकिन रास्ते में स्टूडेंट कुछ गैसेस मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब इन्हीं गैसेस के पास एबिलिटी है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और एक्चुअली इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मल रेडिएशंस होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मीथेन, जिसमें वाटर वेपर, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेस शामिल हैं। इन गैस के पास एबिलिटी है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को जो कि अर्थ से टकराने के बाद वापस आ रही है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्चुअली उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और यही आपकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग का। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम मजीद एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक अपसेट की वजह से पैदा होता है, जो कि नेचुरल बैलेंस में अपसेट है। क्यों? ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। देखें स्टूडेंट, पहले दौर में जब गाड़ियां नहीं होती थी, इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती थी। सो हम लोगों ने यानी इंसानों ने खुद ही गाड़ियां बना के, गाड़ियों को इस्तेमाल करके, इंडस्ट्रीज बना के, इंडस्ट्रीज को यूज करके एक्चुअली एयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ा दी। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एयर में बढ़ रही है तो एक्चुअली वो जो ग्रीन हाउस का जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रही है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रहे तो उससे क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो आप जानते हैं टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो रहा है, जो कि इट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है, आइस जो है वो मेल्ट होती है, सो सी लेवल क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लडिंग के आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है और उसके इफेक्ट्स, इन सबको अच्छे से तैयार करना है, समझना है। होपफुली ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।